फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। हरियाणा के पंचकुला में कंप्यूटर टीचर्स और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। ये कंप्यूटर टीचर्स अपनी मांगों को लेकर शिक्षा सदन का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, ये पुलिस वालों से ही उलझ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कंप्यूटर टीचर्स को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी उससे भी काबू में नहीं आए तो पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाईं। इस पूरी झड़प में 3 दर्जन प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने राज्यसभा में विवादित बयान दिया है। गोयल ने एक बहस के दौरान कहा कि दिल्ली की समस्या के समाधान के लिए बिहार यूपी से आने वाले प्रवासियों के प्रवाह को रोकने की जरूरत है। गोयल ने कहा कि हर साल पूर्वांचल से करीब 6 लाख प्रवासी आते हैं जो यहां झुग्गियों में रहते हैं, जो बाद में अवैध कॉलोनीज बन जाती हैं। अगर हमें दिल्ली की समस्या का समाधान करना है तो हमें प्रवासियों के इस प्रवाह को रोकना होगा। हर साल 6 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो वित्त मंत्री जी, सबसे पहले तो हमारा दिल्ली के ऊपर सबसे बड़ा बोझ ये है कि इन 6 लाख लोग यहां पर ना आए, इसकी व्यवस्था करनी है। कांग्रेस ने विजय गोयल के इस बयान पर हमला बोला। कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा ने कहा कि अब दिल्ली को विजय गोयल के रूप में दूसरा राज ठाकरे मिल गया है। दिल्ली में भी दूसरा राज ठाकरे विजय गोयल के रूप में उभरा है। उनके बाप का दिल्ली नहीं है ये। दिल्ली हम सबकी है और दिल्ली सबका है, सबका अधिकार है। अपने बयान पर बवाल मचता देख विजय गोयल ने अब सफाई पेश की है। उनका कहना है कि उनके बयान को कुछ स्वार्थी लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे बयान को जिन लोगों का निहित स्वार्थ है, उन्होंने अपना तोड़ मरोड़ के पेश किया। यूपीएससी से सीसेट हटाने को लेकर आंदोलनरत छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर बनी अरविंद वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सीसेट को जारी रखने की सिफारिश की है। कमेटी ने कल ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि सीसैट की पूरी प्रक्रिया काफी वैज्ञानिक है और इसे हटाने की कोई वजह नहीं। हालांकि कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि सीसैट में हिंदी अनुवाद को लेकर जो समस्याएं हैं, उनका निदान किया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि यूपीएससी की इस बार की परीक्षाओं में तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होंगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो छात्र इस बार परीक्षा में असफल रहेंगे, उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। सीसैट खत्म करने की मांग पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न होते देख छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है। जंतर मंतर पर छात्रों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने की बात कह रही है। इधर सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इलाहाबाद में भी सीसैट के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। इधर सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इलाहाबाद में भी सीसैट के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने झाड़ू लगाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। यूपीएससी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जेडीयू के शरद यादव और एसपी के नरेश अग्रवाल ने यूपीएससी का मुद्दा उठाया। यूपीएससी के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द इस मामले का समाधान चाहती है। इसे हम लोगों ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। हर पहलू पर सरकार विचार कर रही है। एक रिपोर्ट कमेटी की जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी एक दिन पहले ही प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस मुद्दे पर 3-4 दिनों में फैसला ले सकती है। 3-4 दिन के अंदर यह साफ कर दिया जाएगा कि यूपीएससी में परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा या नहीं। लोकसभा में यूपीएससी के मुद्दे पर बहस के बीच सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इतने उत्तेजित हो गए, उन्होंने अखबार की प्रतियां फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंक दी। यादव चाह रहे थे कि इस मुद्दे पर उन्हें गृह मंत्री से सवाल करने की इजाजत दी जाए।
दिल्ली में ई रिक्शा पर लगी रोक के मसले को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ बीजेपी का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल नजीब जंग से मिला। नितिन गडकरी ने ई रिक्शा पर बैन नहीं लगाने की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि हम ई रिक्शे को बंद नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लिए पहल की है उसके लिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। ई रिक्शा दिल्ली में बंद नहीं होंगे। अगर इसके लिए जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तो वो भी जाएंगे। ई रिक्शा के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि बीजेपी ने सियासी रोटियां सेकने के लिए दिल्ली में ई रिक्शे चलाने की घोषणा की थी। मैं पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस इश्यू को मिसहैंडल करने के लिए, इस इश्यू को सीरियसली नहीं लेने के लिए, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहता हूं। पुणे हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने सदन को बताया कि अब तक 51 शव निकाले जा चुके हैं और 8 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सरकार आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद के लिए सारी कोशिश कर रही है। पुणे के मालिन गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे से अभी भी 150 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम घरों पर गिरे मलबे को हटाने का काम जोर शोर से कर रही है। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि उसे हटाने में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानी हो रही है। पुणे के मालिन हादसे में मातम के माहौल के बीच एक सुकून भरी खबर आई। बचाव दल ने मलबे के नीचे से 3 महीने के एक बच्चे और उसकी मां को जिंदा निकाला है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर है। उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार को बादल फटने के बाद से अब तक राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घनसाली इलाके में मलबे से अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। टिहरी के घनसाली में गुरुवार को बादल फटने से करीब 25 मकान तबाह हो गए। कुछ मकान तो पूरी तरह जमींदोज हो गए। पूरे इलाके में मातम पसरा है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से साबली डैम ओवरफ्लो होने से पानी छोड़ा गया, जो कई गांवों में घुस गया, जिससे इन गांवों के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। जूनागढ़ के गांव में डैम से छोड़ा गया पानी तबाही मचा रहा है। फसलें डूब चुकी हैं, सड़कों का अता पता नहीं है, रास्ते बंद हो चुके हैं। गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है, जिससे यहां के लोग काफी परेशान हैं। गुजरात के मेहसाणा में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नदियां और तालाबों में पानी भर आया है, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन से इन लोगों को अब तक कोई मदद नहीं मिली है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर आपदा का खतरा पैदा हो गया है। लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंदाकिनी से सटकर बने केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार बढ़ते जल स्तर से खतरा पैदा हो गया है। ये मार्ग कई जगहों से टूट गया है। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। केदारनाथ यात्रा भी एक बार फिर से रोक दी गई है। गुजरात के कच्छ से बाढ़ में बाइक सवार के बहने की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। तेज सैलाब के बीच से बाइक सवार निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाढ़ को पार करने से पहले बाइक बाढ़ में बह जाती है। बाढ़ के किनारे खड़े लोग बाइक सवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो बाइक सवार तक पहुंच पाते, बाइक बह गई। देखते ही देखते बाइक और उस पर सवार शख्स सैलाब के आगोश में समा गया। गुजरात के कच्छ जिले के बेब्बर गांव में एयरफोर्स का एक जैगुआर प्लेन क्रैश हो गया। खबर है कि प्लेन में मौजूद पायलट सुरक्षित बच गया। विमान गिरने से जमीन में 15 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। कयास लगाया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवभारत फ्यूज कंपनी में हुए जोरदार धमाके में 5 मजदूरों की मौत हो गई। धमाके के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। कुछ मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में विस्फोटक बनाने का काम होता है। मजदूर विस्फोटक बनाने के काम में लगे हुए थे और इसी बीच अचानक जोरदार धमाका हो गया। मेरठ में एक पेपर मिल का बॉयलर फटने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर जख्मी हो गए। बॉयलर ब्लास्ट होने के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी और ज्योति के पति पीयूष को कानपुर जिला कारागार पहुंचकर
कर रिमांड पर ले लिया। कल कोर्ट ने पीयूष को 10 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया था। हालांकि पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी। इस बीच कानपुर पुलिस ने स्वरूपनगर थाने के सीओ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सीओ राकेश कुमार नायक ज्योति मर्डर केस के आरोपी पीयूष को दुलार करते नजर आए। अब बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना ठीक है ना। वहीं इस मामले की खबर लगते ही आला अधिकारियों ने स्वरूपनगर थाने के सीओ राकेश कुमार नायक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में एक हैरान करने वाला खुलासा और हुआ है। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने ज्योति के हत्यारों को फोन करके उसकी चीख सुनाने को कहा था। पीयूष ने कहा कि जरा ज्योति के चीखने की आवाज तो सुना दो जिससे दिल को ठंडक मिल जाए। पुलिस के मुताबिक ज्योति के हाथ में पीयूष के बाल मिले थे। पुलिस ने बताया कि जब पीयूष ने हत्यारों को देखा तो वो कार रोककर उतरने लगा। तब ज्योति को शक हो गया। उसी दौरान ज्योति ने पीयूष के बाल और कॉलर को पकड़ा था। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रारंभिक जांच का केस दर्ज कर लिया है। अगर जांच में फेमा के उल्लंघन की शिकायत सही पाई जाती है तो इन नेताओं के खिलाफ रेगुलर केस दर्ज किया जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी से नेशनल हेराल्ड के मामले की जांच कराने की अपील की थी। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर को इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे थे। उधर सोनिया ने इस मामले को कोर्ट में होने की बात कहकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 6 लोगों की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। निचली अदालत ने कुछ दिन पहले सोनिया, राहुल समेत 6 लोगों को 7 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टता सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को सही मानते हुए समन्स जारी किए थे, जिसे सोनिया और राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में कहा कि राहुल के लिए राजनीति टाइम पास जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है। पॉलिटिक्स में आने के लिए ये पॉलिटिक्स 24 घंटे का काम है। पॉलिटिक्स नॉट पार्ट टाइम जॉब। आपको लगता है राहुल पार्ट टाइम जॉब? हाँ, ऐसा ही करते हैं, चले जाते हैं छुट्टी पे, कम जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल ने सोनिया को इसलिए पीएम नहीं बनने दिया क्योंकि उन्हें अपनी मां की हत्या का डर था। कि राहुल गांधी साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं बनने दूंगा क्योंकि जैसे मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरी दादी की हत्या हो गई, आपकी भी हो जाएगी, और बतौर बेटे के मैं ये आपको नहीं होने दूंगा। नटवर सिंह ने यह भी कहा कि बुरे बर्ताव के लिए सोनिया ने उनसे माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की रीढ़ में दम नहीं था। आपके बगैर तो कांग्रेस पत्ती नहीं हिलती, न सरकार में हिलती। और मैंने कहा मनमोहन सिंह जी की तो हिम्मत नहीं होती, मुझे उंगली उठाते अगर आप मंजूरी नहीं होती। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, माफी मांगी आपसे। ये कहा आई एम सॉरी, और क्या। अमेरिका की ओर से भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सरकार के रुख ने विपक्ष को हमले का मौका दे दिया है। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जासूसी का मुद्दा उठाया और उसे पूरी तरह अनुचित करार दिया। सुषमा स्वराज के इस रुख से साफ हो गया है कि मोदी सरकार मानती है कि अमेरिका भारतीय नेताओं की जासूसी करा रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के भीतर बयान दिया था कि जासूसी की खबरें निराधार हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि ये बहुत ही अजीब मामला है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि स्नूपिंग एक कल्पना है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री कहती हैं कि स्नूपिंग किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले सरकार ये बताए कि जासूसी हुई कि नहीं, अगर हुई तो किसकी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात खत्म हो गई। दोनों के बीच 7RCR में करीब घंटे भर तक बातचीत चली। केरी ने पीएम को ओबामा के न्योते का पत्र सौंपा। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में सितंबर में होने वाले मोदी के अमेरिकी दौरे पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी पर भी बातचीत हुई। बीजेपी से जुड़ने की कोशिश में लगे हरियाणा के सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी से हटा दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने बीरेंद्र सिंह से जवाब मांगा है कि वो बीजेपी के नेताओं से क्यों मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 सेनापतियों के बीच काम का बंटवारा कर दिया है। सलाहकार अजीत डोभाल को सुरक्षा, विदेश और न्यूक्लियर मामलों की जानकारी दी गई है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े मुद्दे सौंपे गए हैं। वहीं एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्र को कैबिनेट मामलों का प्रभार दिया गया है। वो कैबिनेट मीटिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे की जानकारी दी है। पीएम 3 अगस्त को नेपाल दौरे पर जाएंगे। उसी दिन मोदी की पीएम सुशील कोइराला से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। 4 अगस्त को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा से आज हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सदन में प्रदर्शन कर रही निर्दलीय विधायक रश्मि ज्योति को मार्शलों ने खींचकर सदन से बाहर कर दिया। इस दौरान विधायक रश्मि सदन में बने रहने के लिए बराबर जोर आजमाइश करती दिखी। दरअसल निर्दलीय विधायक रश्मि ज्योति बीते दिनों औरंगाबाद में हुई कांवड़ियों की मौत को लेकर प्रदर्शन के दौरान एसपी पर चप्पल तानने की तस्वीर सामने आई थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वो उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही थी। अरुणाचल प्रदेश में एनसीईआरटी की 11वीं की भूगोल की किताब को लेकर बवाल मचा हुआ है। किताब में निशी जनजाति के बारे में अपमानसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहले इनके लिए डाल्फा और अबोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जो अब भी है। Geography, they are giving every information of the country. Both should not be that, including in this derivative words should be not there in syllabus. इससे पहले भी महाराष्ट्र में 10वीं की किताब में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने पर काफी बवाल मचा था। अब निशी जनजाति के लिए अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अरुणाचल टीचर्स एसोसिएशन इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर इसकी जानकारी देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका देते हुए सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ सांसदों के मुकदमे की फास्ट ट्रैक सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो कोई विशेष नहीं है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सांसदों के खिलाफ चल रहे मुकदमे 1 साल के अंदर निपटा दिए जाएं। इसके लिए उन्होंने कानून मंत्री को निर्देश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़े ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जिनकी तेज सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और 37 अन्य आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। सोहराबुद्दीन के भाई ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दायर कर ये मांग की है। इस अर्जी पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तिहाड़ जेल में कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अब सुब्रत राय कॉन्फ्रेंस रूम में प्रॉपर्टी बेचने के लिए खरीदारों से बातचीत कर सकते हैं। सहारा प्रमुख को 10 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की इजाजत मिली है। वो 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपनी प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। सुब्रत रॉय पुलिस की मौजूदगी में ही खरीदारों से मिल सकेंगे। सुब्रत राय ने निवेशकों का कर्ज चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए जेल में ही खरीदारों से मिलने की इजाजत दी। सुब्रत रॉय को निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल भेजा गया है। सहारा ग्रुप को रॉय की अंतरिम जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। इसी के साथ नए सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने थल सेना का कार्यभार संभाल लिया है। जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के संकेत दिए हैं। नए थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। असम के गोलपारा जिले में उल्फा के 3 उग्रवादियों की उस वक्त मौत हो गई जब एक बम बनाते वक्त वो फट गया। जम्मू में गोली चलने से बीएसएफ के अफसर की मौत हो गई, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। मशहूर वन लेग डांसर शुभ्रीत कौर ने पति पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। शुभ्रीत ने अपने पति पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। आसमान छूते टमाटर के दाम की वजह से अब टमाटर की चोरी शुरू हो गई है। राजस्थान में ऐसी एक घटना सामने आई। इंदौर में कांग्रेसियों ने टमाटर और प्याज के बढ़ते दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्याज और टमाटर को ड्राई फ्रूट की श्रेणी में रखा। दिल्ली मेट्रो में खासतौर पर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष महिला कमांडो दस्ते को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में घर खरीदना आज से महंगा हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्रेशन में 10% का इजाफा किया गया है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एक महिला आईपीएस को अस्पताल के एक कर्मचारी ने सीटी मार दी। अस्पताल में हुई मारपीट की घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ और इमरजेंसी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए।
मुंबई के कल्याण इलाके में 15 साल की लड़की ने 2 साल से यौन शोषण कर रहे अपने सौतेले पिता को एक स्टिंग के जरिए बेनकाब किया। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इलाहाबाद में 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। यूपी के भदोही में बीजेपी नेता गोरखनाथ पांडे के बेटे समेत 3 लोगों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। जयपुर के एक नामी स्कूल के एक टीचर पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर चला। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया।